अरे सुन तो सही। नहीं माँ, अगर देरी हो गई तो पानी चला जाएगा। अरे पर एक रोटी तो खा जा लाल। नहीं माँ, पहले पानी लगा दूं, फिर आराम से आकर खाना खाऊंगा। हे भगवान, कैसी हालत, बेचारा एक रोटी तक खाकर नहीं गया। तुम चिंता मत करो माँ, एक काम करो, खाना डिब्बे में बांध दो, मैं ले जाऊंगा भैया के लिए। हाँ ये ठीक रहेगा, तू मेरी मदद करा देना जरा सी। हाँ बताओ ना माँ, क्या करूं? मैं रोटियां बना रही हूँ, तू बस जरा सब्जी देख ले। ये है लाजो और उसके दो बेटे, बड़ा सुरेश और छोटा नरेश। दोनों ही बड़े संस्कारी थे। भले ही गरीब थे, लेकिन अपने दोनों बेटों को उन्होंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। बड़े होकर दोनों ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली और उधर खेत में। भैया, ओ भैया, पानी लगा दिया क्या? हाँ छोटे, पर तू यहाँ क्यों आया? अरे वो तुमने नाश्ता नहीं किया ना, तो माँ ने रोटी सब्जी भिजवाई है तुम्हारे लिए। माँ भी ना, मैंने कहा था उनसे कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। भैया तुम जानते तो हो ना माँ को, बहुत चिंता करती हैं हमारी। हाँ ये बात तो है, बस मेरे जीवन का तो एक ही मकसद है छोटे, उस मोतीलाल का सारा कर्जा उतार कर अपना खेत छुड़वाऊं और फिर खूब पैसे कमाकर माँ को हर वो खुशी दूं जो आज तक उन्हें नहीं मिली। हाँ भैया, और इस सपने को पूरा करने में मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, पर तू करेगा क्या रे? आपकी तरह खेती करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। नहीं पगले, तो इस खेती वेती के चक्कर में मत पड़, बड़ी मेहनत का काम है। जब मैं खूब पैसे कमा लूंगा ना, तो तेरा कोई बढ़िया सा काम धंधा शुरू करवा दूंगा। सुरेश अपने छोटे भाई नरेश से बहुत प्यार करता था। सुरेश चाहता था कि उसका छोटा भाई उसकी तरह खेती बाड़ी में अपना खून पसीना ना बहाए, बल्कि वो अपना कोई काम धंधा ढूंढे। ऐसे वक्त गुजर रहा था और फिर एक दिन जब सुरेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ गांव का साहूकार मोतीलाल आया। हाँ भाई सुरेश। लाला जी प्रणाम। अरे प्रणाम तो ठीक है, पर तेरी किश्त नहीं आ रही है 2 महीने से। क्या बात है बे, क्या इरादा है तेरा? हैं? लाला जी, कोई गलत इरादा नहीं है। आप भी तो जानते हो ना, इस बार बारिश कितनी कम हुई है। जितनी फसल बची वो तो घर के लायक भी पूरी नहीं हुई। तो आप ही बताइए, कहाँ से भरता मैं आपके कर्जे की किश्त? अरे मुझे नहीं पता, कहीं से भी भर, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा? 1 महीने की और मोहलत देता हूँ। हाँ, अगर किश्त नहीं भरी तो ये खेत मैं ले लूंगा, समझा? ऐसा मत कहिए लाला जी, हम गरीबों पर तरस खाओ। अगर ये खेत आप ले लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? ले दे के एक यही निशानी बची है बाबा की। तेरा बाबा भी ना अच्छा हिसाब करके गया है तुम्हारा। हाँ, जब तक जिंदा था तब तक इलाज में सारे पैसे खर्च करवा दिए, और अब मरने के बाद तू उसके कर्जे की किश्त भर रहा है। सेठ जी, थोड़ा रहम करो, बस मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो, तब तक मेरी गेहूं की फसल आ जाएगी, फिर मैं 4 महीने की किश्त एक साथ भर दूंगा। अच्छा ठीक है, पर याद से भर देना, वरना तू जानता है मैं क्या करूंगा फिर। जी लाला जी, मैं समझ गया। गांव का साहूकार सुरेश को धमकाकर चला गया और बेचारा सुरेश वहीं खेत में सिर पकड़कर बैठ गया। वहीं पेड़ के पीछे खड़ा नरेश ये सारी बातें सुन रहा था। भैया, अरे तू कब आया रे? भैया, आपने ना माँ को बताया और न ही मुझे कि आप 2 महीने से उस मोतीलाल की किश्तें नहीं भर पाए हो। अरे क्या करता तुम दोनों को बताकर, माँ भी परेशान होती और तू भी। तू वो सब छोड़ना, तू नाश्ता लाया है ना मेरे लिए? ला डिब्बा दे, आजा तू भी बैठ, दोनों भाई साथ में खाएंगे। नहीं भैया, अब बहुत हो गया, घर की सारी जिम्मेदारी आप ही उठाते हो, लेकिन अब और नहीं, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे इतना छोटा सा तो खेत है, तू क्या करेगा खून पसीना बहाकर? तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा सब। नहीं, अगर खेती नहीं तो कुछ और करूंगा मैं, पर अब आपको सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगा। उस दिन से नरेश के मन में जुनून सवार हो गया। वो था तो छोटा, पर काफी समझदार और होशियार। उस दिन लाला की बात सुनकर उसने ठान लिया कि वो अपने भाई के सिर से कर्जा उतार कर ही रहेगा। वो कई दिनों तक अच्छा काम तलाशता रहा। फिर एक शाम। माँ, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। वो मेरा दोस्त है ना कपिल। हाँ, क्या हुआ उसे? कहाँ जा रहा है? हुआ कुछ नहीं, वो केरल जा रहा है। माँ, वो बड़ी दूर है वो जगह, तो समंदर के पास। वैसे छोटे, वो केरल क्यों जा रहा है? भैया, एक ठेकेदार है केरल का, उसके वहां ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, तो उसे मजदूर चाहिए होते हैं,
जो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल तोड़ सके। अच्छा, तो मतलब तू इतनी दूर जाकर नारियल तोड़ेगा? अब हाँ, तो इसमें बुरा क्या है भैया? अच्छा पैसा दे रहा है वो इस काम के। अरे चाहे जितना मर्जी पैसा दे, तू मुझे और अपने भाई को छोड़कर इतनी दूर जाएगा क्या? हाँ माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू यहीं कोई काम धंधा ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने ठान लिया है और मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ आराम से रहने के लिए कुछ साल पैसा। नरेश की जिद के आगे ना सुरेश की चली और ना ही लाजो की, और फिर कुछ दिन बाद वो बाकी मजदूरों के साथ केरल के लिए रवाना हो गया। केरल पहुंचकर वो ठेकेदार के लिए नारियल तोड़ने का काम करने लगा, लेकिन उसके मन में हमेशा यही चलता रहता कि वो कैसे कोई बड़ा काम करे। फिर एक दिन, यार बहुत भूख लगी है, जरा बाहर जाकर देखता हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो। नरेश अपने कमरे से बाहर निकला और खाने की तलाश में आगे बढ़ा। तभी उसे एक दुकान दिखाई दी जहाँ बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ इडली और डोसा बिक रहा था। नरेश ने एक मसाला डोसा ऑर्डर किया और आराम से बैठकर खाने लगा। और फिर आहा, अरे कितना बढ़िया है ये, मजा ही आ गया। और ये नारियल की चटनी, ये तो गजब की बनी है। ऐसी बढ़िया और टेस्टी नारियल की चटनी तो मैंने कभी नहीं खाई। आहा, उस चटनी के साथ डोसा खाते खाते नरेश को एक गजब का आइडिया आया। और फिर डोसा खाने के बाद वो उस ढाबे के मालिक के पास जाकर बोला, अंकल जी नमस्ते। अय्या नमस्ते जी, हाँ बोलो क्या चाहिए? अंकल आपकी दुकान पर कोई काम मिल जाएगा क्या? एक लड़का तो चाहिए मुझे। तेरे को डोसा बनाने को आता है क्या? नहीं, पर आप सिखाओगे तो मैं जल्दी ही सीख लूंगा। तो ठीक है, कल से काम पर आने का फिर, ठीक है? नरेश बहुत खुश था। वो आया तो था नारियल तोड़ने, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अयो नरेश, तेरे को डोसा बनाना आया कि नहीं? हाँ अंकल, डोसा बनाना तो आ गया मुझे। तो ठीक है फिर, आज मैं तेरे को अपना स्पेशल नारियल का चटनी बनाने सिखाएगा। ये ध्यान से देखने का, एक एक चीज देख। सबसे पहले ये मसाला जरूरी होता है, ठीक है? कैसे बनता है मैं बताता है। और फिर स्वामी ने नरेश को अपनी दुकान की स्पेशल नारियल चटनी बनाना सिखाया। नरेश ने भी पूरी मेहनत और लगन से कुछ ही दिनों में बिल्कुल वैसी ही चटनी बनानी शुरू कर दी जैसी स्वामी बनाता था। और फिर एक दिन, अंकल आपसे एक बात करनी थी मुझे। अब मुझे वापस अपने गांव जाना होगा। अयो क्यों जाना होगा जय? तू मेरा सबसे अच्छा आदमी, मैं तेरे पैसे बढ़ाते करे, तू चिंता नहीं करेगा। नहीं अंकल, वो बात ऐसी है कि उस दिन नरेश ने अपने परिवार की सारी कहानी स्वामी को बता दी। स्वामी उसकी बातें सुनकर भावुक हो गया। और फिर, अयो पर बिना पैसे के तू डोसा सेंटर कैसे खोलेगा रे? ये ले, ये तेरी इस महीने के पैसे और ये 10,000 रुपए अलग से रखे, इससे तो डोसा बनाने का बर्तन खरीदने का है। और सुन, अपना स्पेशल मसाला लेता जा, मैं तो फिर से कल बना लेगा। जा अब जाके अपने भाई की मदद कर। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयो कुछ नहीं जय, जाकर अपनी माँ और भाई का ख्याल रख। और सुन, उधर मेरा नाम नहीं खराब करने का जय, समझा क्या? स्वामी से विदा लेकर नरेश वापस अपने गांव लौट आया। माँ भैया कहाँ हो आप दोनों? आ गया, मेरा लाल आ गया। अरे कैसा है ऋतु? मैं एकदम ठीक हूँ भैया, और आप अब देखना मैं अपने साथ साथ हमारी खुशियाँ भी लाया हूँ। अगले दिन से स्वामी के दिए पैसों से नरेश ने एक दुकान किराए पर ली और डोसा बनाने के लिए कुछ बर्तन खरीद लिए। फिर डोसा बनाने के बाद उसने अपने उसी मसाले से नारियल की शानदार चटनी भी बनाई। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और ये चटनी, ये तो बड़ी ही कमाल की बनी है। वाकई चटनी तो बहुत ही अच्छी है नरेश, क्या बढ़िया स्वाद है इसका। बस माँ, मैं यही तो सुनना चाहता था। अरे स्वामी अंकल की स्पेशल नारियल चटनी है ये, सब लोग चाट चाट कर खाएंगे, आप देखना। अगले ही दिन नरेश ने अपनी दुकान खोल ली और उसका नाम रखा स्वामी डोसा सेंटर। धीरे धीरे दुकान इतनी चल निकली कि अब तो सुरेश और लाजो को भी उसके साथ ही लगना पड़ा। और फिर 2 साल बाद, भैया ये लो 5 लाख रुपए, और जाके उस मोतीलाल का सूद समेत सारा कर्जा उतार दो। अब से हमारा खेत वाकई हमारा हुआ। मान गई रे तुझे नरेश, तूने तो कमाल ही कर दिया। हाँ माँ, देखो ना, जो मैं इतने सालों में ना कर पाया वो नरेश ने बस 2 साल में ही कर दिखाया। जीता रहे छोटे, जीता रहे। ये तो बस शुरुआत थी। नरेश की सोच की उड़ान अभी बहुत ऊंची थी। अपनी खास नारियल चटनी के दम पर उसे अपने गुरु का नाम अभी और ऊंचा करना था और अपने परिवार के लिए हर खुशी खरीदनी थी।
अजय ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मधु के साथ। मधु के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए, पर अजय के माता पिता इस शादी के लिए अंत तक मना करते रहे। तुझे क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरा बेटा ना होता तो मैं शादी में कभी ना आती। जब फेरों का समय होगा हम पहुंच जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतनी कठोर मन की नहीं हूं जो तुझे आशीर्वाद ना दूं। कर ले तू अपने मन की शादी, हम पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी, चिंता मत कर, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। जा, तू जाकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ शादी की सारी तैयारी कर, हमारा आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अजय को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता इस शादी के लिए मान गए हैं। सारी तैयारियां हो गई और अजय मधु के साथ शादी के मंडप में पहुंचा तो उसने देखा उसके माता पिता शादी में पहुंच चुके हैं। मधु अजय के माता पिता के पैर छूती है। अभी भी अजय के माता पिता का मुंह बना हुआ था। अजय और मधु की शादी संपन्न हुई। अजय, तेरे ताऊजी, ताईजी, चाचा, चाची, मौसी, बुआ सब रिश्तेदार आए हुए हैं। हम सबको एकदम जाने के लिए तो कह नहीं सकते। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसलिए सब 2 दिन तेरे घर पर ही रुकेंगे। हाँ हाँ माँ, चिंता मत करो, मेरा फ्लैट बहुत बड़ा है, सब आराम से रुक जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब शादी हो ही गई है तो अब सबको घर ले चल। ठीक है बाबूजी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अजय मधु के पापा से बात करता है और कुछ ही देर में गाड़ियों में सब रिश्तेदार अजय के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अगले 2 दिन तक सभी करीबी रिश्तेदार वहीं रुकते हैं। सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, शहरी खाना बनाना जानती हो, वो भी गैस चूल्हे पर, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। सारा रसोई का काम तुम्हें अकेले ही करना है। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना लूंगी। बिमला, तूने अपनी शहरी बहू को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह तो दिया है। तुझे लगता है तेरी बहू चूल्हे पर रोटी बना पाएगी, और वो भी हमारे गांव की तरह देसी शुद्ध घी में बनी हुई सब्जी रोटी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है। अब भले ही ये शहर की है, मैंने तो बोल दिया है, अब देखो क्या करती है। मधु रसोई में जाने लगती है कि तभी अजय उसके पास आता है। मधु, तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस कुछ देर और। अच्छा आप मेरे साथ छत पर चलो, मुझे चूल्हा तैयार करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अजय के माँ पापा और बाकी रिश्तेदार बैठे हुए देख रहे थे। मधु छत पर जाती है और एक चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है खाना बनाने की बारी। मधु बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी से भरपूर सब्जी दाल तैयार करती है, और वो भी चूल्हे पर। बिमला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आ तो रही है, और मैंने देखा है बहू चूल्हे पर सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। अरे मदन, खाना बनने में कितनी देर है भाई? सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बहू के हाथ का देसी खाना कब मिलेगा? बिमला, एक बार जाओ तो बहू से पूछो खाना तैयार होने में कितनी देर है। हाँ मैं जाती हूँ। मधु सारा खाना तैयार कर चुकी थी। माँ जी, मैंने सोचा जब पहली रसोई में खाना बना रही हूँ तो क्यों ना खीर भी बना लूं, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही तो होती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? तभी विमला की जेठानी और ननद भी आ जाते हैं। भाभी, मधु तो बहुत समझदार है, इसको तो चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। बुआ जी, मेरी दादी ना जब मैं छोटी थी तो कभी कभी चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, तो मैं भी उन्हें देख देख कर बनाना सीख गई। और आजकल तो फोन में देखकर भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या? फोन में देखकर? वो कैसे? माँ जी, बस हम फोन में लिखते हैं कि हमें ये चीज बनानी सिखा दो, तो वो हमें सिखा देता है। और तो और चूल्हे की रोटी के फायदे भी पता चलते हैं। फोन में हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या है, जरा हमें भी बताओ बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनेक है। चूल्हे का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चूल्हे की धीमी आंच पर खाना पकने से पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी पौष्टिक बनाते हैं। और माँ जी, जैसे किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है
तो चूल्हे की रोटी हल्की होती है, जो आसानी से पचाई जा सकती है। इसलिए कभी कभी चूल्हे की बनी रोटी भी खानी चाहिए। ये बहुत फायदेमंद होती है। मैंने तो सोच लिया है, अब ये छत पर चूल्हा बना लिया है तो कभी कभी हफ्ते में एक बार चूल्हे पर ही खाना बनाया करूंगी। इससे स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। अपनी ज्ञानवर्धक बातों से और अपने व्यवहार से मधु ने कुछ ही देर में सबका दिल जीत लिया। मधु के हाथों के बने चूल्हे के भोजन की सब बहुत तारीफ करते हैं और मधु की बताई गई बातों पर भी गौर करते हैं। मधु का मिलनसार स्वभाव देखकर उसके सास ससुर के मन की सारी गलतफहमियां भी अब दूर हो गई।